दोस्तों। हमने लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉ अच्छे से डिस्कस कर लिया था और हम अल्फ़ा किरणें के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मतलब कि क्या होती है और कैसे निकलती है। ये क्वेश्चन 27 नंबर का रहा था। अल्फ़ा कण किस परमाणु के किस परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा कण जो नाभिक होते हैं हीलियम के नाभिक होते हैं। ये मैं आपको ये चीज़ बता चुका था कि ये हीलियम के नाभिक होते हैं। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता दूं, और इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मतलब जितना भी हो सकता है या जिस भी लेवल पे क्वेश्चन आएगा, आई थिंक यहीं से ही आएंगे। इससे बहुत मुश्किल रहेगा, बट मैं अगर अलग से वीडियो बना दूंगा रेडियो एक्टिविटी में, अगर मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ यहाँ से बच गया है। लास्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर गया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी किसी पदार्थ से स्वतः ही अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होते रहने की परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या होंगे, जैसे आपने रबर बैंड वगैरह पहने होंगे, जिससे क्या है किरणें बाहर निकलती रहती है, मतलब हरी हरी सी रोशनी निकलती रहती है। आपने जनरली देखा होगा या किसी अपने दोस्त के पास, या घड़ी जो अपने आप रात को जलती रहती है, तो उसको वो चीज़ होती है जो उससे किरणें निकलती है, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर होता है कोई ना कोई, तो उससे वो किरणें बाहर निकलती रहती है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया यूरेनियम, थोरियम, रेडोन, पोलेनियम, एक्टेनियम और सब भी होते हैं आपके। पहला उसमें जो बेक्वायरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें बोलते हैं, पहले होती है अल्फा किरणें। ये धन आवेशित किरणें होती है और ये हीलियम न्यूक्लियाई होती है। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब 2, 4। 2 इसका क्या होगा, परमाणु संख्या होंगी, और 4 इसका द्रव्यमान होगा या मास संख्या होंगी। ये हीलियम न्यूक्लियाई होती है। यही क्वेश्चन हमारा था कि अल्फा किरणें किसकी होती है, हीलियम की होती है। जो बीटा किरणें होती है धन आवेशित होती है। आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव होती है, धन आवेशित होती है। ये माइनस होती है, ऋण आवेशित होती है। और गामा किरणें पे कोई भी आवेश नहीं होता है। अल्फा किरणों की जो स्पीड होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी होती है 9/10 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और जो गामा रेज होती है, गामा किरणें होती है, कोई आवेश नहीं होता इनमें, ये न्यूट्रल होती है, किसी भी चीज़ से पास जाएंगी। अच्छा, ये क्या होती है कि प्लस है तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बीटा किरणें हैं, ये माइनस होती है तो प्लस की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिनोट करती है, ठीक है। इसको U1 करके, ये इलेक्ट्रॉन का 1 नीचे लिख के, ये होता है ये चीज़। मैं बताऊंगा कि क्या होता है और आपको पता चलेगा। वेलोसिटी इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। अब इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकाई, आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसकी इकाई क्या होती है। ऐसा इकाई मेनली इसका बेक्वायरल रहता है, और 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्यूरी और रदरफोर्ड। खासकर क्यूरी और रदरफोर्ड, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इन दोनों ने भी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया, रदरफोर्ड ने भी और मैडम क्यूरी ने भी। एक क्यूरी कितने के बराबर होता है, एक क्यूरी बराबर है, आपने ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि एक क्यूरी कितने के बराबर होता है। ये आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि एक क्यूरी आपका कितने के बराबर होता है। तो ये होता है 3.60 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड। ये आप नोट डाउन कर लो और ये आपको याद रखना है। एक मिनी क्यूरी कितना होता है, मिनी का मतलब होता है 10⁻³ और क्यूरी तो आपको सी होगा, MCI से डिनोट होगा ये। एक माइक्रो क्यूरी, माइक्रो को आपने म्यू से डिनोट करते हैं, ये सिंबल देख लो आप। अगर ऐसे पूछा एक म्यू कितने क्यूरी के बराबर होता है, 10⁻6 क्यूरी के बराबर होता है। और अगर आगे भी पूछे तो कितने के बराबर होता है, 10⁻6 × 3.60 × 10⁻10 विघटन, कि कितने विघटन एक क्यूरी में कितने विघटन होंगे। तो ये आ जाएगा 3.60 × 10⁻4। ओके, तो इतने विघटन उसमें होंगे एक सेकंड में। विघटन मतलब कि एक सेकंड में कितनी किरणें, कितने पार्टिकल बाहर निकलते हैं या कितने कण बाहर निकलते हैं, मतलब रोशनी की फॉर्म में, कि रोशनी जिससे निकलती रहती है उन सब से। आपने घड़ी देखी होंगी जो रात को चमकती है, मेनली नीले नीले रंग की, तो यूरेनियम होता है। हरा हरा सा रंग जो आपको दिखता है वो यूरेनियम का रंग होता है मेनली। एक नैनो क्यूरी कितने को होता है, 10⁻9 क्यूरी के बराबर होता है। और इसके बाद आता है एक पिको क्यूरी और एक फर्मी क्यूरी। एक फर्मी कितना होता है, 10⁻12, और फर्मी कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसका एक अगला यूनिट होता है, मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक रदरफोर्ड कितना होता है, 10⁻6 विघटन जब एक सेकंड में होता है, मतलब 10⁻6 कण जब एक सेकंड में बाहर निकलते हैं लाइट की फॉर्म में, मतलब रोशनी की फॉर्म में, पीली नीली जैसे भी आपने देखी होंगी, तो उसको एक रदरफोर्ड के बराबर होता है। इसमें भी माइक्रो, नैनो, पिको और फर्मी ये सब होगा, तो आपने याद रखना है। जैसे मैंने पीछे बता दी, उनका मतलब ही सबका सेम होता है। जैसे माइक्रो 10⁻6 रदरफोर्ड के बराबर होता है। उसके बाद अगला आता है बेक्वायरल।
एक बैक्वारेल क्या होता है, एक विघटन पर सेकंड। जब एक सेकंड में सिर्फ एक पार्टिकल निकलता है तो उसे रदरफोर्ड बोलते हैं। तो आपने पीछे ध्यान रखा, 10 10 निकल रहे, एक में 6 निकल रहे हैं 3.7, और एक में एक ही विघटन निकल रहा है, इसमें 10⁶ है। ठीक है। अल्फा कण का उत्सर्जन, कि अल्फा कण क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नाभिक के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक जो है इसको परमाणु संख्या भी बोलते हैं, इस पे जो बेस्ड है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, जो परमाणु का जो पीरियोडिक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जिसमें ये पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा है तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है ना, परमाणु भार के आधार पर था जो मेंडलीव का पुराना टेबल था। ठीक है, वो परमाणु भार के आधार पर था। नाभिक की ओके ना, ये चीज़ होता है। अब मान लो मैं क्या मेनली अल्फा कण बता रहा हूँ, ये क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो 2 4 2 इसका परमाणु संख्या है, 4 इसका मास नंबर है। ये मान लो आपका पेरेंट्स न्यूक्लियाई, मतलब में से यूरेनियम या कोई भी न्यूक्लियाई है जो स्टार्टिंग में है। तो फिर क्या होता है, ये इससे किन्ने बाहर निकलेंगे, किन्ने बाहर निकलने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। अगर उससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियाई 2 4, तो क्या होंगे इसको बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स मतलब जैसे आपके मम्मी पापा है, सेम लाइक। और इसको बोलते हैं डॉटर, मतलब पेरेंट्स से डॉटर बनता है, सेम लाइक हमारी लाइफ स्टाइल में भी होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में होते हैं डॉटर। तो इसमें क्या होगा कि A-4 हो जाएगा आपका, क्या 4 कम हो जाएगा आपका, परमाणु भार आपका 4 कम हो जाएगा, और परमाणु संख्या आपकी 2 कम हो जाएंगी अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। इसी तरह से अगर ज़्यादा अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो इसमें ज़्यादा कमी आएंगी। हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे उस रेंज में होता है। ए क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। जेड क्या है आपका, परमाणु क्रमांक या नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था बीटा, इसमें क्या होता है कि ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई हैं। अगर आपसे क्या है बीटा पार्टिकल निकल रहा है, मैंने आपको बताया E01 करके होता है। ठीक है ना, तो आपका Z+1 आ जाएगा। Z+1 मतलब क्या होगा आपका, कि आपका परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है ना, पर भार उतना ही रहेगा आपका, जो परमाणु जो मास नंबर है वो वही रहेगा, और आपका क्या है नीचे परमाणु संख्या, मतलब जिसपे क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, वो उसमें 1 यूनिट का इजाफा हो जाएगा। सो ऐसे जैसे आपका न्यूट्रॉन से गया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं। और जो प्रोटॉन से क्या होगा, जैसे न्यूट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो सकता है इस रिएक्शन के द्वारा, और सेम लाइक इस रिएक्शन के द्वारा क्या होगा, प्रोटॉन जो आपका जाएगा न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1932 में, और इसको किसने ढूंढा था, एंडरसन ने ढूंढा था एंडरसन ने इसको ढूंढा था। ओके, ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, और ये क्या है, न्यूट्रिनो। ठीक है, ये नए पार्टिकल दो आपके, ये E+ होगा तो क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है, और ये किसका 1932 में ढूंढा गया है, एंडरसन ने ढूंढा गया। और ये एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, E+, जिसका नाम है आपको पॉजिट्रॉन, POSITRON, पॉजिट्रॉन। ओके, आपने ये ध्यान रखना है। अब है गामा किरणें, गामा कण का उत्सर्जन। अब गामा कण क्या होते हैं, मैंने कहा कि ये न्यूट्रल होते हैं, तो इसमें से गामा किरणें निकलती है। या मान लो आपका कोई एक्साइटिंग स्टेट होता है जो कि मतलब वो अपने आप में स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आप स्टेबल नहीं है तो आप दोस्त बनाते हो या और सब चीज़ें करते हो, क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये सब चीज़ें हम स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो ये पार्टिकल है ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे निकाल देगा, और ये एनर्जी के बाद जो ये दूसरा न्यूक्लियर बनेगा ये आपका रहेगा A टाइम ऑफ Z(x). सो इस बात है रेडियो एक्टिव सिरिंज। मैंने आपको एक चीज़ बताया था रेडियो एक्टिव सिरिंज, कि हम आगे बताएंगे कि कितने पार्टिकल निकलते हैं और हम कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचे। पहली आपकी आएंगी नेपच्यूनियम सिरिंज या नेपच्यून सिरिंज, 4n+1 श्रेणी इसको बोलते हैं, आपने ध्यान रखना है नेपच्यून सिरिंज को, 4n+1 सिरिंज है। इस श्रेणी के सभी सदस्यों की द्रव्यमान संख्याओं को 4 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 4n+1 का क्या मतलब होगा, अगर आप इसके द्रव्यमान को, ठीक है ना, नेपच्यून एक सिरिंज है, ये रेडियो एक्टिव सिरिंज है। हम आपको पीरियोडिक टेबल में बताएंगे, जब मैं केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा तो स्पेशली मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, और उसमें आपको मैं सिरिंज बताऊंगा कि कौन सी सिरिंज कहाँ होती है। जब हम इसको 4 से क्या करेंगे, 4 से उसको भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा।
ठीक है ना, तो उसको हम नेपच्यून सीरीज बोलेंगे। सो नेपच्यून क्या होगा, 93 to 37, 93 इसका क्या है मास नंबर देगा, एनपी से डिनोट होता है, से प्रारंभ होता है, तथा अंत था ये देखो विस्मित बी आई, ओके 83209, इसके क्या है ये। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इसका स्टेबल पार्टिकल है वो 83 और 209 बिस्मित, ठीक है ना, यहाँ बिस्मित 209 तक ये इसका ये स्टेबल पार्टिकल है। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपका नेपच्यून से स्टार्ट हो जाएगा 93 to 37। तो इस सीरीज में क्या होगा, ये फाइनल पार्टिकल देगा। आपको याद रखना है कि इस सीरीज का फाइनल पार्टिकल बी आई 209 83 होता है, और ये सिर्फ इसमें ही होता है, और सब में आपको क्या होगा, लेड होगा। लेड आपका स्टेबल पार्टिकल होता है, इसलिए वो सबसे लास्ट में होता है, बट नेपच्यून सीरीज में आपका यही देगा। आपका शेष बचता है इसका। अब इस क्रम में 7 अल्फा पार्टिकल होते हैं, 7 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, वह 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। अब आपने बताया कि अब कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, अगर नेपच्यून सीरीज का कोई भी सदस्य होगा, ठीक है, तो उसके 7 अल्फा कण निकलेंगे और 4 उसके बीटा कण निकलने हैं, और जो इसका फाइनल पार्टिकल होने वाला है वो बी आई 83209 होने वाला है। ये आपको याद रखना है कि इसका फाइनल पार्टिकल क्या होगा नेपच्यून सीरीज में, मेनली यहाँ से पूछा जा सकता है। और अगर आप IAS या HAS या किसी बड़े एग्जाम की बात तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सो आपको ये 7 अल्फा कण और 4 बीटा कण भी याद रखने पड़ेंगे। ये कोशिश करना आप याद रखो, हो सकता है आप किसी से भी ये चीज़ पूछी जाए। दूसरा है यूरेनियम सीरीज, तो होता है 4n+2। जब हम 4 से क्या है यूरेनियम सीरीज को भाग करते हैं तो 2 शेष बचता है। आप इसका ये मतलब होगा, अगर हो सकता है इसका ये मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यूरेनियम सीरीज, ये श्रेणी यूरेनियम 23592 यहाँ से स्टार्ट होती है, ओके, यूरेनियम 23592, और इसका जो अंतिम पार्टिकल बनता है वो क्या है, लास्ट में क्या बनेगा आपका 92 to 35 से, ओके। सो 235 से लेड 82206। एक चीज़ आप ध्यान रखो, 82 तो क्या है मास नंबर है लेड का, ठीक है, और इसके बाद 206 यहाँ पे क्या है 206 मैंने आपको लिखा, ये क्या है इसका मास नंबर है, और ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार है या द्रव्यमान है। इस क्रम में 8 कण, ओके, 8 अल्फा कण निकलते हैं, ये बात ध्यान रखो, और 6 बीटा कण निकलते हैं। उत्सर्जन होता है कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए लेड 206 तक पहुँचने के लिए यूरेनियम से आपके 8 अल्फा कण निकलते और 6 बीटा कण निकलते, तो उसके बाद क्या है लेड 82 206 आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। सो उसने नाम है एक्टेनियम, 4n+3 सीरीज जिसको बोलते हैं हम एक्टेनियम को। अगर आप 4 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 3 बचता है इस ग्रुप के एलिमेंट को, जितने भी एक्टेनियम सीरीज में आते हैं। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जब एक्टेनियम से आप जाएंगे तो फाइनल में क्या होगा आपका, लास्ट जो बचेगा जो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, जो ये मैं बता रहा हूँ ये सब स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अपने आप में परिपक्व है। मतलब कि आप जो अनस्टेबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल आप शादी से पहले हो तो आप क्या इधर उधर भटकते रहते हो, ये सब चीज़ें, शादी के बाद आप स्टेबल हो जाते हो। उसी तरह से कि मतलब फाइनल न्यूक्लियाई ये रहेगा, स्टेबल है ये। इसमें लेड 82 206 निकलेगा यूरेनियम सीरीज में, फाइनल होकर यहाँ पे रुक जाएगा। इसके बाद और ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी नहीं होंगी, और ज़्यादा किरणें नहीं बाहर निकलने वाली है। एक्टेनियम सीरीज में क्या होगा, लेड 82 260, ठीक है ना। क्या है यहाँ भी लेड ही बन रहा है, 207 है। इसमें क्या होता है 7 अल्फा कण निकलते हैं और 4 बीटा कण का उत्सर्जन होता है। कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए लेड तक पहुँचने के लिए 82 207 लेड तक पहुँचने के लिए। और जो अगली सीरीज आपकी है ये चौथी और लास्ट वन है, तो थोरियम सीरीज है आपकी, ओके। तो 4n श्रेणी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है थोरियम सीरीज में जितने भी हैं, और एक चीज़ बता दूं, जो थोरियम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाया जाता है वो भी इंडिया में ही पाया जाता है, और केरला के आसपास इसको बताया जाता है कि थोरियम। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, और फ्यूचर में जो हम ब्लडर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं उसमें थोरियम यूज होने वाला है, और जिससे हमें क्या है एनर्जी मिल पाएंगी फ्यूचर के लिए। सो थोरियम की सीरीज 4n सीरीज बोलते हैं। 4n से अगर भाग करते हैं तो ये पूरी तरह से भाग हो जाता है। इसका फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें होता है लेड 82 208, ये ध्यान रखो आप, 206 207 208। इसमें थोरियम में क्या होता है 208 होता है। और उसके बाद क्या आपको बताया हमने कि बिस्मिथ में क्या होता है 209 रहता है। या ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आपने यहाँ से देख लो 4n+1 नेपच्यून में बिस्मिथ कहा था 209 बनता है, ठीक है ना। ओनली मैंने इसमें स्पेशली कहा था बिस्मिथ आपको याद रखना है, क्योंकि इसी सीरीज में, क्योंकि सिर्फ इस सीरीज में आपका क्या है बिस्मिथ पहुंचता है, और किसी सीरीज में भी आपका बिस्मिथ नहीं बनता है। यूरेनियम में आप लेड पहुंचेंगे, लेड 206 ध्यान रखो। एक्टेनियम में लेड 207 आपका प्रोडक्ट होगा। 7 अल्फा कण 4 बीटा कण, 7 अल्फा कण 4 बीटा कण नेपच्यून
और एक्टेनियम दोनों में क्या है, सेम सेम है, आपने ये चीज याद रखनी है। यूरेनियम 8 अल्फा कण 6 बीटा कण, और उसके बाद थोरियम, थोरियम में क्या है 7 अल्फा कण 4 बीटा कण। आप ध्यान रखो 7 अल्फा कण 4 बीटा कण, ये तीन सीरीज में निकल रहे एक्सेप्ट यूरेनियम को छोड़ के। इस परिवर्तन में 7 अल्फा कण तथा 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट 208, 208 आपने ध्यान रखना है, 206, 207, 208 और 209। 209 209 क्या है, बिस्मिथ का है, सिर्फ एक ही चीज का है, नेपच्यूनियम सीरीज का है। मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन कर दिया है आपको। नेपच्यूनियम सीरीज का अंतिम उत्पाद बिस्मिथ होता है, इसका लास्ट उत्पाद क्या होगा, बिस्मिथ होगा। अब मैं आपको थोड़ा हाफ लाइफ के बारे में बता दूं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा है पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा आपको ये चीज़ें ध्यान रहे। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछी जाती है, जो ये रेडियोएक्टिव सीरीज का मैंने आपको बताया कि फाइनल प्रोडक्ट, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा, और आपको ध्यान रखना है। हाफ लाइफ या अर्ध क्या क्या आधी लाइफ क्या होती है, जब कोई आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा या रेडियोएक्टिव मटेरियल है, जैसे आपका जिससे कण निकल रहे यूरेनियम वगैरह, जब उसका आधा क्या होगा, जब उसका आधा ये चीज चला जाएगा तो हाफ लाइफ बोलेंगे। किसी एक की आधी मात्रा विघटित हो जाना, ठीक है ना, मतलब उसका आधा भाग चला गया है तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। या फॉर्मूला भी याद रखो, जो टी हाफ इज इक्वल टू log e⁻² डिवाइडिंग बाय लेमडा। ओके, लेमडा जो होता है वो डिके कांस्टेंट होता है, तो ये बराबर होता है 0.693 डिवाइडिंग बाय लेमडा। तो आपको हो सकता है ये फॉर्मूला आपके किसी एग्जाम में आ जाए, जिस मतलब जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है आपको लेमडा दिया हो कि इतना हो तो हाफ लाइफ कितना होगा। मैंने आपको बताया कुछ एक इंपॉर्टेंट तत्व है जिनका हाफ लाइफ आपको याद रखना चाहिए। तत्व पहला हो गया आपका यूरेनियम 236, 4.51 इंटू 10⁹ वर्षों में ये इतना, ठीक है ना, इतने साल लग जाएंगे आपको, 10⁹ साल यूरेनियम 236 को विघटित होते हैं। रेडियम 226, तो 1662 साल इसको लग जाएंगे इसका विघटन होने में, मतलब सारा का सारा आधा खत्म होने में। अगर आपके पास यूरेनियम है और आपने ऐसे ही छोड़ा है, आपने घड़ी में डाला है, तो इतने टाइम तक को आपके पार्टिकल रोशनी देता रहेगा। सो एक्टेनियम 227, 22 साल लग जाएंगे आपके। एक्टेनियम आपने डाला है, 22 साल बाद आप देखेंगे कि आपकी घड़ी क्या है, आधा हो गया है, उसके बाद भी चल रहा है, ठीक है ना। ये मत सोच देना कि अगर 22 साल में ये आधा लाइफ उसका 22 साल है तो मतलब सारा ये 44 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। 44 साल नहीं होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें फिर पता चलेगा कि कितने साल में ये पूरा का पूरा विघटित हो जाता है। थोरियम 222, 1.39 इंटू 10⁻19, इसके इतना वर्ष होते हैं, ठीक है ना, वर्ष में, ये साल में, ये सेकेंड या मिनट में नहीं है, इतने साल लगते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है। आप ये मेन एलिमेंट के मैंने लिखे, आप इनको याद रखो। ओके, सो आपको ये पता चल गया होगा ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई से निकलता है। जब अर्धचालक को डोपिंग की जाती है तो क्या होता है। अब अर्धचालक की डोपिंग करेंगे तो क्या होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं अर्धचालक होते क्या हैं। जो अर्धचालक होते हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी जो मतलब चालक क्षमता होती है वो आपकी होती है कंडक्टर आप जिसको बोलते हैं चालक, और इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर इनके बीच में होती है। और सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक प्योर होते हैं और एक जो प्योर नहीं होते हैं। जनरली प्योर तो हम नहीं बना सकते, बट इसके 2 टाइप होते हैं जो प्योर नहीं होते, ठीक है ना। इम्प्योर होते हैं जो चीज़ पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है, उनके 2 टाइप होते हैं। एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप, ठीक है ना। पी टाइप में क्या होते हैं, आपके होल होते हैं, इसमें होल ज़्यादा होते हैं। और एन टाइप में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूँगा टेम्परेचर T = 0, सो ये पी टाइप और एन टाइप आपका। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ मैं, सेमीकंडक्टर का जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये पता क्या है, जो आपके फ़ोन वगैरह है, कंप्यूटर चिप है, ये सब चीज़ें क्या है, सेमीकंडक्टर से बनी है। और ये सब चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हुई है, सेमीकंडक्टर से हुई है। जो पहली ट्रांजिस्टर की खोज की थी और जॉन बार्डिन, ओके, विलियम बार्टन और शॉकली ने की थी, जिसे उनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और जॉन बार्डिन, ध्यान रखो आप, जॉन बार्डिन अकेला ऐसा फिजिसिस्ट है जिसको क्या है, फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। पहला बार इसी सेमीकंडक्टर के लिए और दूसरा बार सुपर कंडक्टर के लिए, BCS थ्योरी के लिए उन्हें मिला हुआ है। पहला बार जब वो सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे थे, ट्रांजिस्टर बता रहे थे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये उसका सिंबल होता है।
में आगे होते हैं। ओके, प्योर एन टाइप दो टाइप के होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं आप बताऊं, जब तापमान 0 डिग्री होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो क्या है, इंसुलेटर होगा, मतलब ऐसा कि जिससे कुछ भी नहीं जाएगा। जब मैं तापमान बताऊंगा तो उसमें क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये क्या बोला, अब इसमें बोला मैंने कि डोपिंग वाले, अगर इसमें डोपिंग दी होंगी तो उससे क्या होगा, डोपिंग से आपका क्या हो जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी और होल्स की संख्या भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा अलग से। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना कंप्यूटर से, आपके फ़ोन से, लैपटॉप है या अलग सोलर सेल्स वगैरह है, सोलर पैनल वगैरह है, वो सब सेमीकंडक्टर की वजह से। और ये फंटास्टिक और रिवॉल्यूशनाइज आइडिया है, मतलब इसमें अपने आप में जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है। अब इसमें आपने कुछ बाहर से डाला तो उसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी चालकता क्या होती है, बीच में होती है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर होते हैं चालक और इंसुलेटर होते हैं जिनमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता, जैसे प्लास्टिक और लोहा। ठीक है, लोहा जो है आपका उन दोनों के बीच में से इसकी होंगी। तो इससे क्या होगा, जब आपने इसमें कुछ डोप कर दिया बाहर से, तो इसकी पहली बात है, इसकी चालकता बढ़ेगी, चालकता घटेगी, प्रतिरोधक घटती है, प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है ना, ये अलग अलग होने चाहिए थे, घटती और बढ़ती यहाँ होंगे, एक में आप ये बढ़ती कर लो। ठीक है, तो इसमें बढ़ती कर लो, बढ़ती। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, केवल बी और सी और ए और डी। तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर में जब भी आप डोपिंग करेंगे या तापमान बढ़ेगा तो डोपिंग करने से चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है ना, प्रतिरोधक क्षमता घटती है, तो इसका ए और डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चालकता बढ़ेंगे उसकी और प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो चीज़ आपका क्या होगा, घटेगा, ए और डी होगा। मैं इसको डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, मैं इसमें उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा सेमीकंडक्टर के ऊपर। धोने वाली मशीन का कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, अपकेंद्रण, डायलिसिस, प्रतिवर्ती पदार्थन और विस्तरण। तो जो धोने वाला होता है वो अपकेंद्रण पे होता है, आप ध्यान रखो अपकेंद्रण से। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप दूध से दही को अलग करते हो वो भी अपकेंद्रण विधि से ही होता है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा जो कपड़े धोने वाली मशीन है उसके अंदर एक चरखा जैसा लगा होता है, अगर कपड़े डालते तो ऐसे 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 घुमाता है। और अगर आपने क्या होगा कपड़े धोने वाला, और अगर आपने क्या देखा होगा कि अगर आपने लस्सी से जो दही से जो मक्खन अलग करते हैं उसके अंदर देखा होगा, आपने मशीन देखी होंगी, तो उसके अंदर या आपने घर में भी यूज करके क्या होगा, इस तरह से कर करके ऐसे कर करके, तो वो भी अपकेंद्रण होता है। तो आपने ध्यान रखना ये अपकेंद्रण से होता है। उसके बाद है जल में बना एक वायु का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ क्वेश्चन डिस्कस करूं पूरा का पूरा, और जो इसका आंसर है अभी तो मैं आपको बता दूं अपतल लेंस है। तो अपतल लेंस इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको लास्ट टाइम लेंस इसके बारे में मिरर के बारे में बता चुका था, तो इस बारे में मैं आपको लेंस के बारे में पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। और मैं ये आपको पहले से ही बना के रखा हूँ कि अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं आपने देख लेना है पिछले वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया, मैं यहाँ आपको लेंस के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। दो प्रकार के लेंस होते हैं, ओके। और ये प्रकाश का अपवर्तन क्या प्रिंसिपल होता है लेंस का, प्रकाश के अपवर्तन पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं लेंसेज। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है जिसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और दूसरा अपतल लेंस होता है जिसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस भी इसको बोलते हैं। अब ये देखने में कैसा होता है, सबसे पहले ध्यान रखो, जो मतलब कि किनारे से पतला होगा, जब आपको लेंस दिया जाएगा तो किनारे से पतला होगा और मध्य से थोड़ा मोटा होगा, तो वो उत्तल लेंस होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये 2 उत्तल लेंस वो इसको बोलते हैं। उसके बाद समतल लेंस होगा, इस तरह से होगा, किनारे से पतला, बीच से थोड़ा उभरा हुआ सा, और एक ये तीसरे टाइप का आपका रहेगा। ठीक है, सो आपने ध्यान रखना है जो मेन प्रॉपर्टीज इसकी है कि जो साइड से थोड़ा पतला रहता है ये, और किनारे से पतला रहता है, मतलब साइड से, और बीच से ये मोटा रहता है। तो ये सब डिफरेंस है। दूसरा है अपतल लेंस या अपसारी लेंस, ये ध्यान रखो आप, अपसारी लेंस भी अपतल लेंस को ही बोलते हैं। अपसारी लेंस, ओके, अपसारी लेंस भी अपतल लेंस को बोलते हैं और अभिसारी लेंस भी अपतल लेंस को बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ उत्तल और अपतल ना दिए हो, अभिसारी और अपसारी दिए हुए, तो आपने ये ध्यान रखें। ये किनारे से मोटा होता है, बीच से थोड़ा पतला होता है।
ये समतल अल्पन और समतल अपतल, और ये 3 टाइप इसके होते हैं, द्वि अपतल वगैरह और उत्तल उत्तल लेंस। ओके, सो ये 3 टाइप के होते हैं। ये किनारे से मोटे रहते हैं और कितने बीच से थोड़े से पतले रहते हैं, मतलब कि जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह से होगा। या आपसे पूछा जाएगा कि अपतल लेंस कैसे आप पता करेंगे, उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, बीच से मोटा उभरा हुआ होगा या ढसा हुआ सा होगा, इस तरह के भी आप देंगे। तो आपने यहाँ से देख के इनका ये चीज़ आपने याद रखनी है, पहली बात। अब लेंसों का उपयोग, मेनली मैं आपको लेंसों का उपयोग यहाँ डिस्कस करना, और आगे मेरे पास लेंसों के ऊपर से क्या है क्वेश्चन भी हैं, तो आपको मैं उन क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाला हूँ। पहली बात ये ध्यान रखो, उन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज़ को देख लो सही से, और इस चीज़ को आप नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उत्तल लेंस और कन्वेक्स लेंस और अभिसारी लेंस क्या होता है? घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए, जो घड़ियां बनाते हैं जो उसके छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए, वो उत्तल लेंस का यूज होता है। डॉक्टर आंख और कान की बीमारियों को उत्तल लेंस से देखते हैं। जो आंख और कान की बीमारियां होती है जो डॉक्टर देखते हैं, जैसे जो घड़ियां बनाते हो उनके लिए छोटे छोटे पुर्जे जब देखने होते हैं, घड़ी में काफ़ी छोटे छोटे कील लगे होते हैं, ठीक है ना, उनको खोलना होता है या कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए आपको पहली बात है उत्तल लेंस यूज करते हो लोग। डॉक्टर आंख और कान की बीमारियों को उत्तल लेंस लगाकर देखते हैं, ठीक है ना। जब आंख या कान में अंदर बीमारी होती है तो डॉक्टर आंख में कुछ लगाते होंगे, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आंख में एक छोटा सा वो करके देखते हैं अंदर की कुछ है क्या नहीं है, तो भी उत्तल लेंस होता है। लेंसों का प्रयोग आंखों की दूरदृष्टि रोग को निवारण के लिए भी किया जाता है। उत्तल लेंस का किसने? दूरदृष्टि रोग के निवारण के लिए किया जाता है। और दूरदृष्टि रोग क्या होता है, ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। दूरदृष्टि दोष के पास की बस्ती आंखों को दिखाई देती है। सर मैं पहली बार जब इसको देख रहा था मैं बहुत हैरान हो गया था, यार ये कुछ गलत तो नहीं लिखा है। इसमें दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें पास वाली चीजें नहीं दिखती है, ये बात ध्यान रखो आप कि जो दूरदृष्टि दोष है उसमें पास वाली चीजें नहीं दिखती है, दूर वाली मत सोच देना कहीं। इसका अगला जो उपयोग है दूरबीन में, ओके, दूरबीन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आप ध्यान रखो, या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषी द्वारा हाथों की, जो हमारी हाथों की रेखा है ज्योतिषी देखते हैं, जो मतलब बहुत बारीक करके, वो भी उत्तल लेंस का यूज करते हैं। सूक्ष्मदर्शी निर्माण में, जो सूक्ष्मदर्शी बना था, जो मेडिकल यूजेज में यूज होता है या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी उत्तल लेंस का यूज होता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जो यूज करते हैं, जब प्रयोगशाला वगैरह में यूज होता है, जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, वो भी आपका क्या है, उत्तल लेंस ही वो यूज करते हैं। उसमें छोटी छोटी चीज़ें को देखने के लिए, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, या आपने स्टडी करनी हो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह की, ठीक है ना, जो हमें जनरली नहीं दिखते हैं, तो उत्तल लेंस होता है। अब अपतल लेंस क्या होगा? अब सारी लेंस भी इसको बोलते हैं और कनकेव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखो ये पिक्चर्स इनकी। तो इसका क्या है, आप ये देख लो, जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो वह अपतल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष से मुक्त हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ध्यान रखो। अब मैं पहली बार यहाँ कंफ्यूज हो गया था, मैंने कट कर दिया था, फिर मुझे बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो मुझे ये लगा यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं कि समस्या को दूर करने के लिए वस्तुएं सो क्या करते हैं, अपतल लेंस का यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। आपको जो आपका डॉक्टर होगा वो अपतल लेंस को आपको सुजेस्ट करेंगे। गाड़ियों का हेडलाइट में यूज होता है मोतियाबिंद नामक रोग के निवारण के लिए, ठीक है ना। मोतियाबिंद का निवारण किससे होता है? अपतल लेंस से होता है। सड़कों के किनारे लगे स्टडी लाइट्स में भी ये यूज होता है, और गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी आपका क्या है, अपतल लेंस यूज हुआ होता है। अब अपतल लेंस या अभिसारी लेंस, पहली बात आपके मैं बीम्स के बारे में ये डिस्कस कर रहा हूँ, और ध्यान रखना इस चीज़ को, एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है बीम्स के बारे में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने इसको सही से नहीं दिखा। अब पहली बात, जब कहीं अनंत से आ रही होंगी, ठीक है ना, कहीं दूर से किरणें आ रही होंगी, तो आपका फोकस पे ये बनेगा प्रतिबिंब इसका, ठीक है ना। बीम इसका मतलब इमेज इसका क्या है, प्रतिबिंब क्या इमेज फोकस पे F2 पे बनेगा। F1 F2 दो फोकस होते हैं, एक इसका वाला ये होता है और इसके वाला ये होता है, आपने ध्यान रखें। अत्यधिक बिंदु, और ये क्या है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि बहुत दूर से आ रही होंगी तो फोकस में बहुत ही छोटा बिंब बनेगा। जो ये सीधी रेखा देती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस। तो आपने ध्यान रखना है क्या है, ये यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। अब क्या है, ये 2F है, ठीक है ना, ये F का डबल होगा, यहाँ F होगा, F1 होगा आपका, अगर 2F से साइड में रखा होगा आपका वस्तु, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F और
2f2 के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये छोटा आकार में होगा, वास्तविक क्या उल्टा होगा। इसका भी सेम बनेगा, वास्तविक क्या उल्टा होगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। एक ही केस में सीधा बनेगा और मैं आपको बताऊंगा, वो लास्ट वाला केस होगा, ठीक है। सो इसके बाद आएगा अगर 2f पे होगा, अगर मान लो यहाँ 2f पे आपका क्या है, फोकल लेंथ जब कितना है, ट्वाइस फोकल लेंथ का है, इसका डबल पे आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा तो समान आकार का और वास्तविक और उल्टा। सो अगर आपने यहाँ रखा होगा 2f पे तो इतना का इतना ही प्रतिबिंब आपको लेंस के बाद दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ बड़ा वस्तु रखा है तो यहाँ आपको छोटा दिखाई देगा, ध्यान रखना है आपने। अगर आपने 2f के उस साइड रखा है, मतलब लेफ्ट में रखा है, और अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब आपका बनने वाला है। तो आप ये ध्यान रखो, 2f के पे रखा है तो समान आकार का बनेगा। तो हम मेनली किस लिए करते हैं, बड़ी चीजें बनाने के लिए। अब देखते हैं बड़ा कैसे बनता है। वस्तु की स्थिति अगर 2f और f के बीच में होगी तो f क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और इसका मैंने डबल कर दिया। अब इसका डबल करने के बाद इन दोनों के बीच मैंने वस्तु को रख दिया है। 2f के बीच होगा तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ देख लो आप, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मैग्नीफाइड। ओके, मैग्नीफाइड होता है बड़ा। वास्तविक या उल्टा, ओके, वास्तविक और वह उल्टा, ठीक है ना। वास्तविक बीम होगा और सिर्फ उल्टा होगा, किसमें, आकृति में होगा। यहाँ इधर ऊपर को है तो यहाँ नीचे को दिखेगा, ठीक है ना। ये सब में ध्यान रखना है, ये वास्तविक और उल्टा जिसमें बनता है। अगर वस्तु की स्थिति 2f पे होंगी, ठीक है ना, 2f पे, 2f नहीं, f पे होंगी, ठीक है ना। अगर इसकी स्थिति f1 पे होंगी तो क्या होगा आपका, तो आपका बीम कहाँ बंधा होगा आपका, 2f1 पे होंगी तो इसका बीम कहाँ बंधा होगा आपका, तो ये बहुत ही ऊंचा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और ये अनंत पे बंधा होगा, इन्फिनिटी पे बंधा होगा आपका प्रतिबिंब। और लेंस व एप के बीच में होगी। अब मान लो इन दोनों के बीच में होगी, लेंस और एप के बीच में होगी तो क्या होगा। अब यही एक केस है जहां आपका क्या है, लेंस की दिशा में बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड बीम बड़ा होता है, अनंत ऊंचा नहीं होगा, यहाँ तो इन्फिनिटी चला जाएगा बहुत ही दूर, ठीक है ना। तो आभासी हुआ सीधा होगा, आभासी हुआ सीधा होगा, ठीक है ना, यहाँ उल्टा नहीं। ये चीज ध्यान रखो, अगर आपका एफ और लेंस के बीच में कोई वस्तु रखी है तब ये बहुत ऊंचा बनने वाला है और ये सीधा होगा। इसी केस में एक में सीधा बनता है, ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और सब में क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपका। अगर वस्तु की स्थिति अनंत में हो, क्या है अभी अवतल लेंस है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको अवतल लेंस के बारे में बता रहा हूँ। वस्तु की स्थिति अगर अनंत में हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या बने, अत्यधिक ऊंचा बनेगा। यहाँ देखो ये काफी ऊपर ज्यादा है, ये फोकस से होते हुए लाइन सीधी जाती है तो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब आपका बनने वाला है। ये 2f है और ये f1 है। सो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, ओके, इसमें आभासी तथा सीधा रहने वाला है, किसमें, अवतल दर्पण में। और अनंत दूरी पर होगा। अब मान लो अनंत दूरी से क्या है आपका वस्तु आपका क्या है, 2f और f के बीच में है तो आभासी तथा सीधा। तो इसमें आप ध्यान रखो, इसमें सीधा बंधा है और आभासी तथा सीधा बंधा है। इसमें सेकंड वाले केस में आभासी, अगर क्या है 2f और f के बीच से है तो आपका आभासी तथा सीधा बंधा है। और ये देखो इतना बड़ा सा क्या है आपका वस्तु है और इतनी छोटी सी आपको इमेज दिख रही है, ठीक है ना। प्रतिबिंब आपका बहुत ही छोटा है, अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनने वाला है इस केस में। सो ये आपका लेंसेज के बारे में था। मुझे उम्मीद है आप इस सबको पसंद करेंगे।